चलिए देखते हैं। रोजगार तक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज चालू किया था, सेट संख्या 3 है। ये बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित है, जो बिहार पुलिस के आगामी एग्जाम होने वाला है उसी का सेट चल रहा है। इसमें एनसीईआरटी और एचसीईआरटी का क्वेश्चन मिक्स रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का क्वेश्चन रहेगा। ये साइंस का सेट चल रहा है। इसी तरह आप लोग का मैथ का और जीके जीएस का सेशन चल रहा है। आप लोग इससे जुड़े रहे रोजगार तक से। और देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है सेट संख्या 3 का। ये पहला क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से संबंधित है। इसमें दिया है एक समरूप श्रृंखला, जो इसमें श्रृंखला दिया हुआ है, एक समरूप श्रृंखला के सभी सदस्य एक ही सामान्य फॉर्मूले द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा सकते हैं। और इसमें दिया है निम्नलिखित में कौन सा सूत्र मतलब गलत है। इसमें सूत्र जो दिया हुआ है, इसमें गलत कौन सा है, मतलब सही नहीं है। इसमें दिया पहला एल्केन दिया हुआ है, दूसरा दिया है एल्कीन दिया हुआ है और तीसरा दिया एल्काइन दिया हुआ है। तो ये 3 सूत्र होते हैं, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन होता है। तो ये आपका होता है पहला एल्केन, यहाँ पर होता है एल्केन, एल्केन होता है। और दूसरा होता है एल्कीन होता है, दूसरा आपका होता है एल्कीन होता है, दूसरा आपका होता है एल्कीन होता है। और तीसरा होता है आपका एल्काइन, ALKYNE होता है। ये आपका तीसरा होता है एल्काइन। तीसरा एल्काइन ग्रुप का होता है। तो पहला में होता है जो एल्केन होता है आपका, इसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है। यहाँ पर नोट कर लेंगे आप। यहाँ पर देखने में थोड़ा धुंधला सा दिखाई दे रहा है क्योंकि ब्लैक मार्कर का यूज कर रहा है। CnH2n+2 होता है। ये क्रम जो होता है अल्फाबेटिकल होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर वाई है। तो पहले अल्फाबेटिकल क्रम में क्या आता है, पहले ए आता है, उसके बाद से ई आता है, तब वाई आता है। ऐसे ही यहाँ पर हो गया आपका CnH2n+2 होता है। और यहाँ पर ENE है, इसके लिए क्या होता है CnH2n हो जाएगा, यानी यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा। और वाई वाला जिस फार्मूला में होता है, इसका होता है CnH2n+2n+ आपका 2n एल्केन हुआ है। आपका यहाँ पे है एल्कीन, और एल्कीन का फार्मूला होता है, यहाँ पर हो गया आपका प्लस में, यहाँ पर हो जाएगा 2 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट वाला में क्या होता है, माइनस होता है। लास्ट वाला में आपका माइनस हो जाता है, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का फार्मूला है। एल्केन का होता है CnH2n+2 होता है, एल्कीन का CnH2n हो जाता है, और एल्काइन का होता है CnH2n-1 हो जाता है। ये आप नोट कर लेंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये होता है एल्केन, जिसमें ANE लगेगा उसमें +2 होगा, जिसमें ENE लगेगा उसमें केवल 2n होगा, केवल 2n होगा। और y जहाँ पर लगेगा 2n-1 हो जाएगा, 2n-1 हो जाएगा। ये CN कॉमन रहेगा, ये CN सब में कॉमन रहेगा। और बस यही AN जहाँ पर लगेगा तहाँ पर क्या हो जाएगा, H2n+2 हो जाएगा। और ENE लगेगा तहाँ पर क्या होगा, H2n हो जाएगा। और YENE लगेगा तहाँ पर क्या होगा, H2n-2 हो जाएगा, H2n-2 हो जाएगा। आइए हम इसको देखते हैं और पूरा चारों ऑप्शन का हम लोग इसका ऑपरेशन करते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया एल्केन, एल्केन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए CnH2n+2 हो गया, CnH2n+2 हो गया। तो ये आपका सही है, ये आपका सही है। यहाँ पे हिंदी है, यहाँ पर हिंदी है, यहाँ पर इंग्लिश है। अब देखिए एल्केन, यहाँ पर भी एल्केन है, CnH2n+2 है, और एल्काइन दिया हुआ है। तो एल्काइन का यहाँ पर वाई है, एल्काइन का जो यहाँ पे वाई है उसमें क्या होता है, माइनस होता है। एल्काइन का यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है। एल्काइन का CnH2n-2 होता है। तो ये भी आपका क्या है, सही है, ये भी आपका सही है। एल्केन का होता है CnH2n+2 होता है। अब देखिए यहाँ पर दिया है YNE, यानी इसी का पूछ रहा है, एल्केन, एल्केन, LKYNE। एल्केन का दिया है CnH2n-2 होता है, CnH2n-2 होता है। ये भी सही है, ये भी सही है आपका। अब यहाँ पर हो गया, ये भी सही है। अब देखिए एल्कीन दिया है, ENE दिया है, तो हमको ये फार्मूला हम जानते हैं CnH2n होता है, इसका होता है CnH2n होता है, CnH2n होता है, CnH2n होता है। ये आपका एल्कीन का हो गया। तो यहाँ पर +1 दिया हुआ है, तो ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। हमसे पूछा भी है कौन सा सूत्र इसमें गलत है, कौन सा सूत्र गलत है, तो ये आपका D गलत है, D आपका गलत है। आप तीनों का सूत्र याद कर लेंगे। इसका फंक्शन जो ग्रुप होता है ANE होता है, ENE होता है और YNE होता है। YN होता है
इसमें देखिए ANE जहाँ पर होगा CnH2n + 2 हो जाएगा, ENE जहाँ पर होगा CnH2n माइनस केवल 2 हो जाएगा, 2n हो जाएगा। E जहाँ पर रहेगा क्या होगा CnH2n हो जाएगा, और YN रहेगा तहाँ पर क्या होगा CnH2n - 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा D हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा D हो जाएगा। इसको नोट कर लेंगे, जहाँ पर EN रहेगा तहाँ कोई नहीं रहेगा, यहाँ पर केवल 2n रहेगा, इसमें केवल 2n रहेगा, और YN रहेगा तहाँ पर क्या होगा -2 हो जाएगा, और A जहाँ पर रहेगा कहाँ हो जाएगा +2 हो जाएगा। इसको नोट करेंगे। इसी तरह से आपको सेशन में साइंस का जो चारों ऑप्शन होगा उसके बारे में फुल डिस्कस कराया जाएगा। आप लोग केवल रोजगार तक यूट्यूब चैनल से बने रहे। यूट्यूब पर पहली बार ऐसा होगा कि साइंस का फिर निःशुल्क एकदम अच्छा से अच्छा क्वेश्चन भी दिया जाएगा और अच्छा से अच्छा डिस्कशन भी कराया जाएगा। इसमें दिया है, ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का दिया है। 7वां आवर्त, जो 7वां आवर्त है वो इसमें दिया हुआ है कि क्या है। जो 7वां आवर्त है इसमें दिया है 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है, 23 तत्वों के साथ अपूर्ण है, और 30 तत्वों के साथ अपूर्ण है, और दिया है 32 तत्वों के साथ पूर्ण है। तो आवर्त सारणी में आपका जो आवर्त सारणी है इसमें टोटल आपका 7, जो आवर्त सारणी में टोटल कितना है 7 आवर्त है। 7 आपका क्या है आवर्त है, 7 आवर्त है, और इसमें 18 वर्ग है, 18 वर्ग है। तो हमसे पूछा गया है जो 7वां आवर्त है उसमें तत्वों की संख्या क्या है, तत्वों की संख्या क्या है। अब देखिए ये जो होता है आपका 7, यहाँ पर 7 आवर्त होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 और 1 हो गया आपका 7। ये होगा 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। तो ये 7 आपका आवर्त दिया हुआ है। 7 में इसका याद रखेंगे 2, पहला में कितना तत्व होता है 2 8 2 8 8 18 18 32, और लास्ट वाला में क्या होता है 32, और ये क्या होता है अपूर्ण होता है, ये अभी क्या है पूर्ण नहीं है। तो ये आपका जो 7 आपका आवर्त दिया हुआ है आवर्त सारणी में, और 18 वर्ग है आपका, 18 कितना है अवर्ग है। तो इसमें होता है पहला ग्रुप में, जो पहला आवर्त में 2 तत्व होते हैं, दूसरा में 8 होता है, तीसरा में 8 होता है, चौथा में 18 होता है, पांचवा में 18 होता है, छठवां में 32 होता है, और सातवां में क्या होता है 32, और वो क्या रहता है अपूर्ण रहता है। तो आपको ऐसे याद करना है। पहला में देखिए 2 8 8 18 18 32 32, 32वां क्या रहेगा लास्ट वाला अपूर्ण रहता है। 2 8 8 18 18 32, और लास्ट वाला क्या रहता है अपूर्ण रहता है। ऐसे याद कर लेंगे 2 8 8 18 18 32, और लास्ट वाला क्या रहेगा 32 वाला लास्ट वाला क्या रहता है अपूर्ण रहता है, 7वां क्या रहता है अपूर्ण रहता है। इसको याद कर लेंगे 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32। ये आपका जो 7 आवर्त दिया हुआ है इसमें पहला में जो भी रहता है ये सब का है, इसमें कोई धातु नहीं रहता है, पहला में केवल गैस रहता है, दोनों का है, इसमें धातु नहीं होता है, ये धातु नहीं होता है, इसमें केवल गैस होता है। पहला आवर्त में टोटल गैस रहता है, ये 7 बांटा गया है, 18 वर्ग में बांटा गया है। आवर्त सारणी का एक अलग ही सेशन चलाया जाएगा जिसमें थ्योरी होगा और प्लस उसका क्वेश्चन होगा, आवर्त सारणी के बारे में चलाया जाएगा। और सबसे पहले आवर्त सारणी किसने दिया था मेंडलीफ ने दिया था। अभी हम लोग मोसले का पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, आधुनिक मॉडर्न किसके पढ़ते हैं मोसले का पढ़ते हैं। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 32 और अपूर्ण हो जाएगा, इसका 32 और अपूर्ण। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 32 तत्व के साथ अपूर्ण है, दूसरा दिया 23 तत्वों के साथ अपूर्ण है, 30 तत्वों के साथ अपूर्ण है, 32 तत्वों के साथ पूर्ण है। यहाँ पर पूर्ण दिया हुआ है इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर ये पूर्ण दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा अपूर्ण होता है। जो लास्ट वाला होता है 7वां पूछा गया, आपसे 6वां पूछता तो 32 प्लस पूर्ण होगा, 5वां पूछता 18 होता, चौथा पूछता 18 होगा, और तीसरा पूछता 8 होगा, दूसरा पूछता 8 होगा, पहला पूछता 2 होगा। और पहला में 2 जो होता है इसमें धातु नहीं होता है, ये सब क्या होता है गैस होता है। 2 जो तत्व है उसको क्या होते हैं गैस होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 32 तत्वों के साथ ये अपूर्ण रहता है, 32 तत्वों के साथ क्या रहता है अपूर्ण रहता है। जो 7वां आवर्त होता है 32 तत्वों के साथ क्या रहता है अपूर्ण रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको याद कर लेंगे 2 8 8 18 18 32 32 प्लस जो लास्ट में रहता है वो क्या रहता है अपूर्ण रहता है, अपूर्ण रहता है। इसको नोट करेंगे, देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है
ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से दाब की बीमा सूत्र क्या होगा। अब इसमें दिया है, पूछा गया है बीमा, तो हमको पहले दाब का फॉर्मूला याद रखना चाहिए। दाब इक्वल टू क्या होता है, दाब यानी प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, F बाई ए होता है, यानी फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एरिया होता है। दाब का क्या होता है, F बाई ए, F बाई ए, ये F बाई ए होता है। ए यानी एरिया होता है, मतलब बॉल बटा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्षेत्रफल। दाब कहाँ लगेगा, जितना बल रहता है, जो ये नीचे वाला सतह क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलता है। यहाँ से क्या रहे हैं, बल लगा रहे हैं, ये हम दाब को क्या कर रहे हैं, दाब बल लगा रहे हैं। जितना बल, जितना क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, और ऊपर से जो बल लगा रहे हैं उसी को बोला जाता है दाब। दाब किसको बोला जाता है, ऊपर से जो दाबा जाता है, मान लीजिए दाब रहे हैं, वस्तु को दाब रहे हैं, और यहाँ पर जो एरिया में क्षेत्र लग रहा है, क्षेत्रफल इसी को बोला जाता है। और ये दाब रहे का है, प्रेशर है। अब प्रेशर किसके लगाया जा रहा है, किसके माध्यम से, बल है, ये क्या है, फोर्स है। तो ये आपका क्या हो गया, बल बटा क्षेत्रफल। अब यहाँ से हमको इसका बीमा ज्ञात करना है, इसका क्या करना है, बीमा ज्ञात करना है। तो हम बल का पहले बीमा क्या होता है, बल का बीमा आपका होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और एरिया है आपका, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल का L इंटू बी होता है। तो यहाँ से L इंटू बी कर देंगे, इससे यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी मीटर में मापा जाता है, इसको भी मीटर में मापा जाता है। और ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से समझाएंगे, तो यहाँ से आप नोट करिएगा। देखिए आपको यहाँ से नोट करना है बल, तो ए फिजिकल टू क्या होता है, आप यहाँ से केवल बल को लेंगे, बल को लेंगे। ए फिजिकल टू क्या होता है, एम ए होता है, ए फिजिकल टू एम ए। ये कहाँ से आया, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ देखेंगे यहाँ पर दिया है मास इंटू आपका एक्सीलरेशन, तो मास से क्या होता है, केजी होता है, केजी होता है। और ए दिया हुआ आपका, ए दिया हुआ, ए क्या होता है आपका, ए दिया हुआ है यहाँ पे त्वरण है। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय। त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, वेग बटा समय। तो ये आपका त्वरण के सही मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यहीं से आपका क्या निकला, एम का मान निकल गया, मतलब एफ का निकल गया। एफ का क्या हुआ, ये फॉर्मूला हो गया यहाँ से। अब देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी होता है। तो एल को मापा जाता है किस में, मीटर में। एल को मापा जाता है मीटर में, बी आपका चौड़ाई होता है, इसको भी मापा जाता है मीटर में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एल दिया हुआ है और एम दिया हुआ है, यहाँ से क्या हो जाएगा, मीटर, मीटर हो गया। यहाँ से देखिए केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और बाटा में क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बाटा में आपका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट करेंगे अभी। इसके बाद से हम इसका बीमा निकालेंगे, बीमा निकालेंगे। इसका बीमा क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू हो जाएगा। एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, टी माइनस टू हो जाएगा। इसमें देखेंगे एम एल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। इसका बीमा क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, टू हो जाएगा। यहाँ से एक से एक कट जाएगा, यहाँ पे हो एक छो एम कट जाएगा, मतलब स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ से कट जाएगा। टी सेकेंड दिया, टी का यहाँ पर लिख देंगे। मीटर का होता है लंबाई, लंबाई का यहाँ लिख देंगे। केजी का एम लिखते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू हो जाएगा। एम एल माइनस वन टी माइनस टू हो जाएगा। ये आपका दाब होता है। दाब का ऐसा ही मात्रक होता है पास्कल। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, पास्कल। दाब का ऐसा ही मात्रक होता है पास्कल होता है। दाब का ऐसा ही मात्रक आपका होता है पास्कल। यहाँ पर एफ इक्वल टू का होता है एम ए होता है, एम ए होता है, एम का होता है केजी, और यहाँ पर दिया हुआ का चीज त्वरण, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, या मीटर प्रति सेकेंड। आगे दिया हुआ है न्यूटन के गति का नियम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। जो न्यूटन ने 3 ठो गति का नियम दिए थे, न्यूटन का 3 ठो गति का नियम था। न्यूटन ने 3 गति का नियम दिए थे। न्यूटन चाचा ने कितने गति का नियम दिए थे, 3 दिए थे। न्यूटन ने 3 गति का नियम दिए थे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ दिए थे, सेकेंड लॉ दिए थे, और तीसरा दिए थे, थर्ड लॉ दिए थे। थर्ड लॉ आपका दिए हुए थे। पहला से आपका जो बल है उसका परिभाषा मिलता है। फर्स्ट लॉ से क्या मिलता है, बल का परिभाषा, परिभाषा। और सेकेंड से क्या मिलता है, बल का
व्यंजन मिलता है बल से। और तीसरा होता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, इसमें दो पिंडों का होना एकदम आवश्यक होता है, दो पिंडों का होना अति आवश्यक होता है, दो पिंडों का होना एकदम जरूरी होता है, बिना दो पिंडों के नहीं होता है। इसमें आपका फर्स्ट लॉ को बोला जाता है गैलीलियो के नियम, जड़त्व के नियम। फर्स्ट लॉ को ये बोला जाता है क्या चीज, गैलीलियो का नियम यानी जड़त्व का नियम। जड़त्व को दो भागों में बांटा गया, गति जड़त्व, विराम जड़त्व। और इन्होंने 1687 ईस्वी में, न्यूटन ने ही 1687 ईस्वी में इनका एक पुस्तक आया था, इनका एक पुस्तक आया था, उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया ये इनका पुस्तक का नाम था। कब आया था ये, 1687 ईस्वी में। न्यूटन जो वैज्ञानिक थे उनका 1687 ईस्वी में एक प्रिंसिपिया नामक पुस्तक का क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था। उसी को पूछा गया है न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। न्यूटन के गति का नियम का प्रकाशन 1687 ईस्वी में हुआ था। ये इनका पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। इन्होंने 3 गति का लॉ दिया था। फर्स्ट ये दिए थे फर्स्ट लॉ, उसको जड़त्व का नियम बोला जाता है और इसी को गैलीलियो का नियम भी बोला जाता है। फर्स्ट लॉ को, फर्स्ट लॉ से क्या मिलता है, बल का परिभाषा। सेकेंड लॉ से बल का व्यंजन, जो बल का व्यंजन क्या होता है, F बराबर m होता है। F इजकल टू मा, F इजकल टू फादर इजकल टू मा, यानी इसमें बल का व्यंजन मिला था। और दूसरा होता है दो वस्तुओं के बीच में, जो पिंडों के बीच में रखता है प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, उसको न्यूटन का थर्ड लॉ बोला जाता है। न्यूटन का जो प्रिंसिपिया नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1687 में हुआ था। उसी में न्यूटन ने 3 गति का नियम दिए थे, पहला गति का नियम, दूसरा गति का नियम और तीसरा गति का नियम दिए थे। ये थे आपका क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं अब दिया हुआ है, अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। जो पदार्थ होते हैं उनकी अवस्थाओं के बारे में, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं, जो पदार्थ है अवस्था, जो पदार्थ है इनके अवस्थाएं के बारे में बांटा गया है। इनको भौतिक के आधार पर, जो भौतिकी के मतलब भौतिक क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर, पदार्थ को आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन इसमें पूछा गया है अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा कितने भागों में पदार्थ की अवस्थाओं को बांटा गया है। तो ये आपका बांटा गया है 5 भागों में, 5 भागों में बांटा गया है। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है आपका द्रव और तीसरा होता है आपका, पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा होता है गैस, तीसरा होता है आपका गैस और चौथा होता है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा ये भी एक द्रव के ही भांति कार्य करता है, प्लाज्मा भी। और पांचवा होता है आपका, एक होता है बोस-आइंस्टीन कांस्टेंट, बोस-आइंस्टीन कांस्टेंट होता है, बोस-आइंस्टीन कांस्टेंट होता है 5वां अवस्था। इसी के बारे में पूछा गया अभी तक पदार्थ की जो अवस्थाएं की है बताया गया वैज्ञानिकों के द्वारा कितनी है, ये आपका है 5। ये है आपका 5 पदार्थ की अवस्थाएं भौतिक आधार पर 5 भागों में वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, 5वां आपका बोस-आइंस्टीन कांस्टेंट होता है, बोस-आइंस्टीन कांस्टेंट होता है। इसमें ठोस है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले कक्षाएं में थ्योरी के क्लास में फिजिक्स में पढ़े हैं। द्रव के बारे में बहुत चर्चा किए हैं, गैस के बारे में किए हैं, प्लाज्मा के बारे में किए हैं, बोस-आइंस्टीन कांस्टेंट के बारे में किए हैं। आप लोग पीछे वाला जो क्लास कराया गया थ्योरी का उस पर जाए और थ्योरी का क्लास देखें, वहां से आपको बहुत क्लियर होगा, बहुत क्लियर होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा बी, इसके आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका DTO। जो ये DTO होता है, इसको देखिए भारी जल, गुरु जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का द्रव्यमान क्या होता है, इसका द्रव्यमान आपसे पूछा गया। ऑप्शन में 48, 20, 16, 18। जो DTO होता है ये एक मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ये एक D2O है, इसको बोला जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ये आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, D2O होता है आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है,
इसका उपयोग किया जाता है मंदक के रूप में किया जाता है, मंदक के रूप में किया जाता है। मंदक के रूप में ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है, इसके मंदक के रूप में किया जाता है। इसको बहुत से अन्य नामों से बोला जाता है। इसके बोला जाता है भारी जल, इसको बोला जाता है हेवी वाटर। इसको बोला जाता है क्या? हेवी वाटर, हेवी वाटर। इसी को बोला जाता है क्या चीज? हेवी वाटर बोला जाता है। और इसी को बोला जाता है जो D2 है, इसको बोला जाता है हेवी वाटर। इसी को बोला जाता है भारी जल, गुरु जल। इसको बोला जाता है गुरु जल, इसको बोला जाता है गुरु जल। और D2 का जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान जो होता है ये होता है आपका 20 होता है। D2 का द्रव्यमान होता है 20 होता है। D2 का खोज किसने किया था? आपसे पूछ देगा एग्जाम में, D2 का खोज किसने किया था? तो आप मुंह लटका दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? D2 का खोज किसने किया था? यूरो नामक वैज्ञानिक ने किया था, यूरो ने किया था। D2 का नोट में लिख लेंगे। D2 का खोज किसने किया था? D2 का खोज यूरो ने किया था। ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, उसको भारी जल बोला जाता है, गुरुत्वीय जल, गुरु जल बोला जाता है। इसका द्रव्यमान, D2 का द्रव्यमान 20 होता है। D2 का ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका फुल फॉर्म होता है। इसका खोज सबसे पहले किसने किया था? यूरो ने किया था। यूरो नामक वैज्ञानिक ने D2 का खोज किया था। D2 का उपयोग मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसको D2 को ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोला जाता है और इसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 20 होता है। इसका द्रव्यमान आपका 20 होगा, इसका द्रव्यमान आपका 20 होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट करेंगे। सबसे जरूरी आपका जो यहाँ पे डिस्कशन के रूप में जो भी आपको ड्राइव किया जा रहा है, इसको नोट करना है। ये नोट करने से ये फायदा है आपको, ये आपका शॉर्ट्स नोट्स बन जाएगा। जो शॉर्ट्स नोट्स बनेगा, एक बार आप खोलेंगे इसको, यहाँ से D2 के बारे में फुल यहाँ पर एनालिसिस किया गया है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका होता है, इसको भारी जल बोला जाता है, इसको गुरु जल बोला जाता है, इसका द्रव्यमान 20 होता है, इसको मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका खोज किसने किया था? यूरो ने किया था। इसे खोज यूरो ने किया था। नेक्स्ट आपका है, घाव को भरने में सहायता कौन सा विटामिन करती है? जो घाव को भरने में सहायता करता है, कौन सा विटामिन करता है? देखिए, विटामिन जो होता है, विटामिन को हम लोगों को बाहर से लेना पड़ता है, यानी ये शरीर में नहीं बनता, ये शरीर को बाहर से लेना पड़ता है। शरीर में क्या करना पड़ता है? बाहर से लेना पड़ता है। इसका खोज सबसे पहले विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने किया था। जो फंक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1911 ईस्वी में विटामिन का खोज किए थे। विटामिन को दो भागों में बांटा जाता है। जो विटामिन होता है, इसको आपको दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया, एक वासा में घुलनशील विटामिन, वासा में, एक होता है वासा में घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन होता है। वासा में घुलनशील विटामिन होता है, वासा में घुलनशील विटामिन होता है। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन होता है, जल में घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन, विटामिन होता है। ये आपका विटामिन का सबसे पहले खोज किसने किया था? फंक ने किया था। इन्होंने 1911 ईस्वी में किया था। इसमें दो प्रकार का विटामिन होता है, एक जल में घुलनशील होता है, एक वासा में घुलनशील विटामिन होता है। आपसे इसमें पूछा गया है घाव को भरने में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मतलब सहायक विटामिन होता है? ये होता है आपका विटामिन सी होता है। ये विटामिन सी होता है। देखिए ऑप्शन में दिया विटामिन बी, दूसरा दिया विटामिन सी और तीसरा दिया विटामिन ए और चौथा दिया क्या? विटामिन डी। विटामिन बी दिया है, इसको बोला जाता है थायमीन, थायमीन। विटामिन एक बी को बोला जाता है थायमीन। विटामिन सी को बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक बोला जाता है। ये आपका होता है एस्कॉर्बिक होता है, एस्कॉर्बिक होता है। ये आपका एस्कॉर्बिक विटामिन होता है, एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। विटामिन ए, विटामिन ए को बोला जाता है रेटेनॉल, रेटेनॉल। एक होता है विटामिन ए, एक होता है विटामिन डी, इसको बोला जाता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को बोला जाता है कैल्सीफेरॉल। जो विटामिन डी होता है, ये सूर्य के प्रकाश से मिलता है। इसको फ्री में मतलब प्राप्त किया जाता है। पूछता है कि जो सूर्य के प्रकाश से विटामिन मिलता है कौन सा होता है? ये विटामिन डी मिलता है। विटामिन सी मिलता है आपका
खट्टे चीज़ों से, खट्टे खाद्य पदार्थ से होता है। जैसे आंवला हो गया आपका खट्टे पदार्थ से जो हम खाते हैं। और विटामिन सी का कार्य यही क्या होता है, घाव को भरने में सहायक होता है। विटामिन सी होता है जो घाव के भरने में सहायक होता है। और विटामिन ए आपका आंख के लिए एकदम इंपॉर्टेंट होता है, आंख के लिए होता है। इसका उपयोग आंख के लिए सबसे लाभदायक विटामिन ए होता है। और विटामिन बी को थायमिन बुलाता है, जिसकी कमी के कारण क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन डी के कमी के कारण क्या होता है, हड्डियों में दर्द आ जाता है। विटामिन डी सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, आपको जो हम लोग सबसे अधिक मतलब धूप से प्राप्त करते हैं, और वो मुफ्त में विटामिन प्राप्त किया जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी। जो घाव में भरने में सहयोग करता है, जख्म को भरने में सहयोग करता है, वो होता है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मैचिंग से संबंधित है। ये आपका मैचिंग से संबंधित दिया हुआ है, आप लोग इसको पढ़ेंगे ध्यान से और देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करेंगे। इसमें आपका 4 ठो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे, मैचिंग करना है, मिलाना है। अब देखिए, जो लोहा होता है ये रक्त में पाया जाता है, रक्त में हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। कहाँ पे, हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में ये आपका पाया जाता है लोहा, मतलब आयरन। ये कहाँ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में। ठीक है। सीसा, ये संचायक बैटरियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये आपका कहाँ किया जाता है, संचायक बैटरियों में, संचायक बैटरी में। कहाँ किया जाता है, संचायक बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है, सीसा का। और देखिए, तांबा का प्रयोग या चांदी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, चांदी का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। चांदी का आभूषण के रूप में प्रयोग किया जाता है सिल्वर का। और ये विद्युत का सर्वाधिक मतलब सुचालक होता है। ये फोटो में प्रयोग किया जाता है, फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, चांदी का किया जाता है। और चांदी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आभूषण के निर्माण में किया जाता है। फोटोग्राफी में, आभूषण निर्माण में, आभूषण निर्माण में, आभूषण निर्माण में चांदी का प्रयोग किया जाता है। जैसे चांदी का पायल बनता है। और वैसे ही दिया, शीशा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, संचायक बैटरी में किया जाता है। लोहा, ये रक्त में पाया जाता है। इसका सी का हो जाएगा आपका फोटोग्राफी में। तड़ित चालक, जो तांबा का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है, तड़ित चालक। तांबा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तड़ित चालक में। अब इसको मैचिंग करेंगे। एक आपका हो गया 3, एक का 3 एक ही में है। अब देखिए, बी का 4, बी का 4 हो गया। अब देखिए, सी का 1, आप यहाँ से भी मार सकते थे आंसर। यहाँ पर सब में 1 4 दिया हुआ है, लेकिन पहला का आंसर क्या होगा, 3 होगा। पहला का आंसर यहाँ से 3 होगा। इस टाइप का जो मैचिंग वाला क्वेश्चन होता है, जो भी आपको इसमें ऑप्शन याद है, आप यहाँ से क्या करेंगे, पहले छांट लेंगे। हमको मान लीजिए हीमोग्लोबिन याद था लोहा में, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक झटका में इसको मारेंगे ऑप्शन को और निकल लेंगे। और जब मैच करता है तो फिर से आगे हम बढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पर दिया तांबा, तांबा का किसमें प्रयोग होता है, तड़ित चालक में। तो यहाँ से आपको आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। देखिए, लोहा हीमोग्लोबिन यानी रक्त में पाया जाता है। शीशा संचायक बैटरी में होता है। और चांदी का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। तांबा का प्रयोग तड़ित चालक में किया जाता है। ठीक है, आप लोग आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, मैचिंग वाला क्वेश्चन से ये आपको लाभ होता है, जो भी सेट में कराया जाएगा, यहाँ से 4 ऑप्शन जो भी रहता है ऑप्शन, इसको मैचिंग कराया जाता है तो चारों यहाँ पे आंसर तैयार हो जाता है, चारों यहाँ पे आंसर तैयार हो जाता है। आप लोग रोजगार तक यूट्यूब पर बने रहेंगे और यहाँ से आप लोग अपनी पढ़ाई को मजबूत करेंगे। यहाँ पर आप देख ही रहेंगे उन लोगों का क्लास, सर लोग का, यहाँ पर एक से एक बढ़ करके आपका फैकल्टी है। आप लोग यहाँ पर बने रहेंगे और देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है NH4 का होल ट्वाइस SO4 दिया हुआ है। ये आपका दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। जो ये आपका दिया हुआ है NH4 के होल ट्वाइस SO4, इसमें दिया हुआ है अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम इस पे देखेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है 14, 15, 13, 12। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसमें कितना है, N कितना है, N आपका 1 है, N कितना है 1 है, H कितना है, H आपका कितना है 4 है, H आपका 4 है।
H आपका 4 है, तो यहाँ से देखेंगे 1 प्लस 4, ये टोटल मिला कितना हो गया 5 हो गया। और 2 से इसको क्या करें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ से क्या करेंगे 1 प्लस 4, इसको क्या करना है यहाँ पे है, इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे S कितना है, S आपका कितना 1 है, और O कितना है, O आपका 4 है, O आपका कितना है 4 है। यहाँ पर देखिए NH4 के होल ट्वाइस, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे इस 2 से, और N का मान कितना 1 है, N का मान कितना है 1 है, H का मान कितना, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है। अब देखिए S का मान कितना है, सल्फर इसमें कितना 1 है, और ऑक्सीजन कितना है 4 है। फिर इसको जोड़ेंगे, अब देखिए यहाँ पर 1 है, अब यहाँ पर कितना है 4 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है। अब यहाँ पर देखेंगे 4 1 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, और यहाँ के 4 1 5, ये हो गया 5, ये कितना हो जाएगा, टोटल परमाणु कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। टोटल परमाणु कितना होगा 15 होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, इसका आंसर कितना होगा 15 होगा। ये सब क्वेश्चन देकर डरना नहीं है, इससे लड़ना है और इसको क्या करना है अच्छा से समझना है, लड़ना है और इसे अच्छा से समझना है। ये सब आप देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा डर लगेगा। NH4 दिया है, इसका क्या किया होल ट्वाइस किया है, SO4 दिया, इसको छोड़ो, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, इसको देखिए सबसे ईजी है, यहीं से आप निकाल लेंगे। N 1 है, H 4 है, और इसका क्या करना है होल ट्वाइस दिया हुआ है, तो 4 1 5, 4 1 5, 5 दूना 10, SO4, तो S कितना 1 है और वो कितना है 4 है, तो 10 1 11 और 4 15, इसके आंसर फट मारेंगे 15 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 15। इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर रोजगार तक यूट्यूब चैनल पर जरूर देखेंगे, और यूट्यूब पर ऐसा पहला बार होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को एकदम अच्छा से बारीकी से समझा करके एक एक तत्व को अलग इसमें निकाल करके बता करके तब समझाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं, उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है। देखे हुए गांव समाज में एक एक व्यक्ति उत्प्रेरक रहता है, क्या करता है उसको उकसाता है। उत्प्रेरक का मतलब होता है वे पदार्थ होते हैं जो क्या करता है, उत्प्रेरक मतलब क्या होना उकसाना, बस इतना ही ध्यान में रखना है। अभिक्रिया का दर क्या करता है कि तो कम करेगा ना तो कम अधिक करेगा। देखिए इसमें क्या होता है, ये उत्प्रेरक क्या करता है बढ़ाता है, ये अभिक्रिया का दर क्या करता है बढ़ाता है। इसमें दिया अभिकारकों को मुक्त करते हैं, अभिक्रियाओं को तीव्र कर देता है, अभिक्रियाओं की निष्क्रियता कर देता है, अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीयता या उत्क्रमणीय कर देता है। इसमें दिया हुआ आपका ऑप्शन अभिक्रिया के दर को क्या करता है तीव्र कर देता है। इसमें उत्प्रेरक का काम है वो क्या करता है, वो अभिक्रिया का दर क्या करता है तीव्र कर देता है, अभिक्रिया का दर क्या करता है तीव्र कर देता है। इसमें भी दो तरह का होता है, एक निगेटिव उत्प्रेरक होता है, एक पॉजिटिव होता है। ये देखिए यहाँ पर दिया है डैश डैश को 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें दिया है पहला फेफड़ा, दूसरा गुर्दा, तीसरा हृदय और चौथा दिया है ट्रिकिया। तो जो हृदय होता है उसको 4 भागों में बांटा गया है। ये मानव हृदय में जो होता है वो 4 भागों में बांटा गया। पहला होता है दाया आलिंद बाया नीले, दाया आलिंद बाया दाया आलिंद, देखिए दाया आलिंद आलिंद बाया आलिंद बाया आलिंद, और एक होता है आपका दाया नीले नीले, और होता है दूसरा बाया नीले बाया नीले। दाया आलिंद बाया आलिंद और दाया नीले और बाया नीले, ये हृदय को 4 भागों में बांटा गया। मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका हृदय को यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट ही, हृदय को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, हृदय को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे दिया है डैश डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इसमें ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या जा रहा है, नहीं है कि है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना है कि है कि नहीं है। इसमें क्या पूछा है नहीं है, नहीं है मतलब रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं वो होता है जिसमें पदार्थ का पुनः निर्माण नहीं होता है, मतलब ये अस्थायी परिवर्तन होता है। देखिए एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है आपका भौतिक परिवर्तन मतलब फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन एक होता है आपका रासायनिक परिवर्तन, एक होता है क्या चीज रासायनिक परिवर्तन होता है। एक होता है आपका भौतिक परिवर्तन,
यानी फिजिकल चेंज होगा, और दूसरा होगा केमिकल चेंज, मतलब भौतिक परिवर्तन। ये भौतिक परिवर्तन जो होता है ये आपका अस्थायी परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। इसका मतलब अपने आप में कायम नहीं रहता, ये बदल भी सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ये रासायनिक परिवर्तन, ये अस्थायी परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। ये एक बार ठान लिया, ये मान लिया जो जिसमें रहेगा उसी में रहेगा, यानी वो चेंज होगा तो फिर से पुनः उस अवस्था में नहीं रहता है, भौतिक परिवर्तन में आ जाता है, भौतिक परिवर्तन में आ जाता है। अब देखिए इसमें दिया है एक अंडा पकाना, एक आइस क्यूब को पिघलाना, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। ये देखिए एक अंडा पकाना, अब दिया है केक को बेक करना, और इसमें दिया है केला को सड़ना। देखिए इसमें अंडा को पकाना, और अंडा पका दिए तो फिर से उसके मूल अवस्था में ला सकते हैं, नहीं ला सकते, ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। एक आइस क्यूब को पिघलाना, आइस क्यूब जो बर्फ होता है उसको पिघला करके फिर क्या करते हैं, पूर्व अवस्था में ला सकते हैं, ये आपका हो गया आपका फिजिकल चेंज, यानी भौतिक परिवर्तन हो गया, ये आपका हो गया भौतिक परिवर्तन, ये हो गया आपका भौतिक परिवर्तन। आगे दिया है केक को बैक करना, जो केक होता है उसको बैक कर देंगे तो पुनः फिर से आपका भौतिक परिवर्तन होगा, उसमें अब वापस आएगा, नहीं आएगा, तो ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ये भी आपका क्या है, रासायनिक, यानी केमिकल चेंज है, ये आपका केमिकल चेंज है परिवर्तन, ये आपका केमिकल चेंज है। आपको अभी बताए थे भौतिक परिवर्तन जो होता है वो अस्थायी परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन। इसमें दूध से दही बनना, फिर से दही से दूध बनेगा, नहीं बनेगा, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर देखिए बर्फ से फिर से पानी से बर्फ बनेगा, बर्फ से फिर पानी बन जाएगा, तो क्या है, भौतिक परिवर्तन है, भौतिक। यहाँ पर देखिए केला का सड़ना, आप केला को सड़ा देंगे तो फिर से मूल अवस्था में केला आएगा, नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। इसी तरह से आप लोग को पहला बार ऐसा होगा कि यूट्यूब पर पूरा ऑप्शन का फुल एनालिसिस कराया जा रहा है, पूरा इसका क्या कर रहा है, ऑपरेशन किया जा रहा है। आप लोग यूट्यूब पर जरूर रोजगार तक यूट्यूब चैनल से तुरंत ही सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को बताएं कि फुल एनालिसिस कराया जा रहा है, ऑपरेशन किया जा रहा है चारों ऑप्शन का, हर सब्जेक्ट का, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, बिहार जो भी है आपको उस पर कराया जा रहा है। बिहार पुलिस का जो सेशन चलाया जा रहा है उससे आपका पुलिस, साइंस, जीके, जीएस पर बहुत ज्यादा पकड़ होगा आप लोग, क्योंकि ये रिवीजन ही है, इसका मेन मकसद क्या है, आपका फुल रिवीजन कराना। आप देखिए इसमें दिया रासायनिक परिवर्तन, क्या है, अस्थायी परिवर्तन, आप खुद ही देखिएगा यहाँ पे डैश डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इसमें कौन कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, अंडा का पकना, अंडा जब पक जाएगा तो फिर से अंडा कांचा होगा, नहीं ना होगा, तो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ये आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। तो यहां से देखेंगे ये क्या है कि रासायनिक परिवर्तन है, ये एक आपका भौतिक परिवर्तन है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पर केक को जो केक होता है उसको बेक करना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। केला का सड़ना क्या है, ये दिया है रोस्टिंग ऑफ बनाना, रोस्टिंग ऑफ बनाना दिया है, इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका रासायनिक परिवर्तन होता है, तो ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ये भी रासायनिक है, ये भी रासायनिक है, ये भी रासायनिक है, इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी ये भौतिक परिवर्तन है। इसने पूछा कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अब हम आशा करते हैं आप लोगों को जो रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन से क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा खनिज हड्डियों में आवश्यक है, खनिज जो हड्डियों के लिए आवश्यक है। जो हड्डी होता है, हड्डी में क्या पाया जाता है, देखिए हड्डी में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम, जो कैल्शियम पाया जाता है इसमें, और इसमें पूछा गया है जिंक, आयरन, सल्फेट और कैल्शियम। आयरन जो पाया जाता है ये फिर किसमें पाया जाता है, ये आपका रक्त में पाया जाता है, ये आपका रक्त में पाया जाता है, और कैल्शियम जो होता है वो हड्डी में पाया जाता है। कैल्शियम किसमें पाया जाता है, हड्डी में पाया जाता है। कैल्शियम में कमी हो जाता है और इसमें हड्डी में क्या होता है, दर्द हो जाता है, हड्डी में क्या हो जाता है, दर्द हो जाता है। इसे याद रखेंगे, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है, ये कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जो विटामिन डी से पूर्ति होती है, और सूर्य के प्रकाश से सबसे अधिक विटामिन डी मिलता है और वो निःशुल्क मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सा है। इसमें दिया हुआ है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी क्या है, अंश पेशी, स्टेपिज, टीबी या लिस और हृदय। तो स्टेपिज जो होता है ये कान की हड्डी होती है, ये कान में पाया जाता है,
ये सबसे छोटी हड्डी होती है। जो स्टेपीज होता है ये कहाँ पाया जाता है, कान की हड्डी होती है, सबसे छोटी होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे दिया हुआ 1 नैनोमीटर बराबर डैश डैश होता है। आप लोग फिजिक्स का जब हम फर्स्ट चैप्टर कराए थे उसमें बताए थे 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। यहाँ से देखेंगे 1/10⁻⁻10 मीटर दिया है, 1/10⁻⁻9 मीटर दिया है, यहाँ दिया 1/10�8 मीटर दिया है। और देखिए यहाँ पर दोनों को ऑप्शन में दिया हुआ है 10⁻⁻9 और 10 में प्लस में अंतर है। यहाँ पर दिया 1/-9, तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/-9 मीटर। इसमें डर अच्छा से ऑप्शन को चूज करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर क्या के लिए दिया है 1/10⁹ और इसको हम क्या करेंगे प्लस मिल गया तो बाटा में है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। आगे देखते हैं, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए आप लोगों को ये सब सुधार लेना है आदम, क्या के लिए गलत कौन सा है और सही कौन सा है। क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है। पहला दिया है ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है। दूसरा दिया ठोस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है। ठोस पदार्थ कठोर होता है। ठोस पदार्थ लगभग असंपीडनीय होते हैं। जब हम पीछे ही क्वेश्चन था आपको बताए थे पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की जो अवस्थाएं होते हैं वो आपके होते हैं ठोस, द्रव और गैस होता है। उसी में होता है एक ठोस, जो ठोस होता है, ठोस, द्रव और गैस होता है। उसमें एक होता है ठोस, ठोस होता है जिसमें ठोस का आकार और आकृति दोनों निश्चित होता है, लेकिन द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। ठोस होता है इसका आकार और आयतन, आयतन ये क्या होता है, दोनों निश्चित होता है, निश्चित होता है। लेकिन वही पूछ देगा आपका ठोस का आकार और आकृति दोनों निश्चित होता है, हाँ दोनों निश्चित होता है। अब देखिए ठोस पदार्थ के आकार अनिश्चित होता है, नहीं। द्रव का आकार अनिश्चित होता है, गैस का अनिश्चित होता है। अब देखिए ठोस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, हाँ ये निश्चित होता है। ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, हाँ ठोस पदार्थ एकदम कठोर होते हैं। ठोस पदार्थ क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ठोस पदार्थ क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ठोस पदार्थ कठोर होते हैं। ठोस पदार्थ लगभग असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य मतलब क्या होता है, कंप्रेस किया जा सकता है, नहीं इसको कंप्रेस नहीं। गैस में सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होता है। इसका ना के बराबर क्या होता है, ठोस क्या होता है, ना के बराबर होता है, ना के बराबर, बराबर असंपीड्य होता है। मतलब ये असंपीड्य नहीं होता है, ये असंपीड्य होता है, मतलब संपीड्य नहीं होता है, नहीं होता है। ये ना के बराबर क्या होता है, संपीड्य होता है। ना के बराबर क्या होता है, संपीड्य होता है। ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा गया था। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पुरुषों को, पुरुषों के जो नसबंदी होता है उसको क्या बोला जाता है। पुरुषों के नसबंदी को, जो पुरुष होते हैं उसके नसबंदी जो होता है उसको क्या बोला जाता है। ये रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो पुरुषों होते हैं, पुरुष जो होते हैं, पुरुषों को नसबंदी को क्या बोला जाता है। और एक महिला का, दोनों का, महिला और पुरुष का नसबंदी का दोनों का बोला जाता है। देखिए महिला का बोला जाता है ट्यूबो, ट्यूबोकोटोमी, ट्यूबोकोटोमी बोला जाता है। अब पुरुष को बोला जाता है बेसोकोटोमी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, ये महिला का नसबंदी को बोला जाता है, महिला के नसबंदी को बोला जाता है ट्यूबोकेटोमी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे दिया हुआ है आपका पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है। इसमें सब फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। पानी का हिमांक क्या होता है, जो पानी होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री आपका सेल्सियस होता है पानी का हिमांक।
लेकिन इसमें पूछा गया सब फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में क्या होता है, इसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन फिर से अगर पूछ देगा आपका केल्विन में क्या होता है, तो केल्विन में कितना होता है, 273 केल्विन होता है। हिमांक मतलब गलनांक होता है, मतलब किस पे जमता है। रोमर में कितना होता है, 0 डिग्री रोमर होता है। तो आपसे ये 4 चीज़ कभी भी पूछा जाएगा, आप लोग नोट कर लेंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में, और 373 डिग्री का होता है केल्विन होता है, और 0 डिग्री रोमर में हो जाएगा। ये क्या है, ये पानी का हिमांक बिंदु है, मतलब जमांक बिंदु है, हिमांक बिंदु है, हिमांक बिंदु, ये पानी का हिमांक बिंदु है। इसका आंसर आप क्या मारेंगे, यहाँ है 32 फ़ारेनहाइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको याद कर लेंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 273 केल्विन और 0 डिग्री रोमर। आगे आपका है स्वर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है। स्वर कुकर का अंदर का रंग कैसा होता है, ये आपका काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइलोजन में होते हैं, जो हाइलोजन होता है उसमें डैश डैश होते हैं। जो हाइलोजन होता है ये ग्रुप 17 का है, ग्रुप 17 का सब तत्व होते हैं। जो हाइलोजन होते हैं, हाइलोजन ये ग्रुप 17 का तत्व होते हैं। इसमें जो भी होते हैं वो दिया हुआ है, 3 गैस और 3 ठोस होते हैं, 2 गैस और 3 ठोस होते हैं, 2 गैस 1 तरल और 2 ठोस होते हैं, 2 गैस 2 तरल और 1 ठोस होते हैं। तो इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, इसमें पाया जाता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन पाया जाता है। तो इसमें फ्लोरीन पाया जाता है, तो ये फ्लोरीन और क्लोरीन का है, गैस अवस्था में रहता है। फ्लोरीन और क्लोरीन क्या होता है, ये सब गैस अवस्था में रहते हैं। फ्लोरीन क्लोरीन ये दोनों गैस अवस्था में रहते हैं। इसके बाद आपका पाया जाता है ब्रोमीन और आयोडीन, और पाया जाता है क्या चीज, ब्रोमीन और आयोडीन। ये पाया जाता है आपका ब्रोमीन और आयोडीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये आपका लिक्विड अवस्था में रहता है। लिक्विड और एस्टेटीन होता है, ये आपका क्या होता है, सॉलिड अवस्था में रहता है। ये आपका हाइड्रोजन ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन होते हैं। इसमें 2 गैस पाए जाते हैं। इसमें देखेंगे इसमें 2 गैस पाए जाते हैं, 2 गैस की अवस्था में रहते हैं, 2 गैस 2 लिक्विड यानी तरल रहते हैं, और आपका एस्टेटीन एक सॉलिड रहता है यानी ठोस रहता है। तो यही आपसे पूछा गया है, आप खुद ही इसका आंसर दे सकते हैं। 2 गैस 2 तरल और 1 ठोस होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। आप नोट करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपका मैचिंग से संबंधित क्वेश्चन है। नीचे जो सूची दिए गए हैं, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का क्या करना है, चुनना है। यहाँ पर दिया है तत्वों का नाम और इसका अनुप्रयोग क्या होता है। दिया हुआ है यूरेनियम समस्थानिक, कोबाल्ट समस्थानिक, आयोडीन के समस्थानिक और रेडियम के समस्थानिक। मैचिंग को आप पिछले ही क्वेश्चन में देखे थे, जो भी हमको इसमें याद है पहले हम उसी को टिक करेंगे। जो भी हमको पहले याद है उसको हम टिक। मान लीजिए हमको कोबाल्ट याद है, कोबाल्ट समस्थानिक कहाँ प्रयोग करते हैं, कैंसर के उपचार में। अब इसमें हम देखेंगे बी का तो इसमें 2 दिया, इसमें 2 दिया, इसमें 1 दिया, इसमें 1 दिया, तो दोनों को क्या करेंगे, हम काट देंगे। अब देखेंगे आयोडीन, आयोडीन का कहाँ किया जाता है, गलकंड, ये ग्वाटर रूप में प्रयोग किया जाता है, गलकंड के उपचार में किया जाता है। यहाँ से देखेंगे सी का 2, सी का 2, सी का 2, दोनों में 2, तो यहाँ मैच कर रहा है। अब फिर से आगे हम देखेंगे, आगे दिया यूरेनियम, यूरेनियम को प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है नाभिकीय ईंधन के रूप में, नाभिकीय ईंधन के रूप में। तो आपका हो जाएगा 1 का 4, तो 1 का 4 यहाँ से आंसर मेरा आ जाएगा, लेकिन हम आगे देख लेते हैं। आगे दिया है रेडियम का समस्थानिक, रेडियम का समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है द्वितीय कैंसर के उपचार में। इसमें दिया हुआ है आपका यूरेनियम समस्थानिक, इसका नाभिक ईंधन में प्रयोग करते हैं। कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है कैंसर उपचार में। आयोडीन समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है आपका गलकंड, मतलब गाला जो गलकंड होता है उसका उपचार में। और रेडियम का प्रयोग किया जाता है कहाँ पे, ये किया जाता है द्वितीय कैंसर के उपचार में। तो इसका आंसर आप क्या मानेंगे, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखिए इसका ऑप्शन को हम अच्छा से पढ़ेंगे
तो अभी आज से इसका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, आंसर का ऑप्शन का हम आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, 1 का 4, 2 का 1, 3 का 2 और 4 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग ऐसे ही डेली ढेर सारा रोजगार तक यूट्यूब चैनल को प्यार दें, अपने दोस्तों में शेयर करें। रेड डाटा बुक, जिसे लाल सूची भी कहा जाता है, जो रेड डाटा बुक होता है, ये रेड सूची को डेंजर जोन, मतलब जो भी इसमें क्या होता है, जो भी आपका विश्व में या जो सूची में संग्रहित किया जाता है वो एक दस्तावेज के रूप में होता है, दिया है। सबसे प्रदूषित विश्व के सूचीबद्ध रिकॉर्ड है, भूकंप संवेदी क्षेत्र विश्व के सूचीबद्ध रिकॉर्ड है, विश्व के सूखाग्रस्त क्षेत्र को सूचीबद्ध रिकॉर्ड है, संकटग्रस्त पशुओं और पेड़ इत्यादि को विस्तृत, जो पशु होते हैं उसको कहाँ पर किस में सूची में आपको रखा जाता है, ये आपको किया जाता है रेड डाटा बुक में। रेड डाटा बुक में आप लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन देखे थे, आप लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन को एनालिसिस भी देखे हैं। यहाँ पे चारों जो ऑप्शन होता है उसमें आपका बताया गया था। आप लोग रोजगार तक यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, अपने मित्रों को शेयर करें और बताएं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है ये आपका रिवीजन के व्यू से कराया जा रहा है, और यहाँ पे जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, बिहार और करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी कराया जा रहा है। आप लोग रोजगार तक यूट्यूब चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।